Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Wiskarni, and today it is our sixth video or sixth lecture, and we are going to learn the existentialism. ये जो है लास्ट हमारी मेजर फ़िलासफ़ी है और इसके बाद फिर हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की तरफ चलेंगे. So you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. And I am Hafiz Muhammad Kadni. I have done my MPhil in teacher education from Iqra University. And I have also shared my WhatsApp number. If you have any question, you can ask me on my given number. Or if you want to enroll in this video lecture series, then you can also contact me on my given number. So चलिए जी आज की क्लास की तरफ चलते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जिस्टेंशलिज्म. तो एग्जिस्टेंशलिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग सी फ़िलासफ़ी है. आज इसको हम देखेंगे कि किस तरह ये फ़िलासफ़ी जो है अपना एक अलग जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि अपना अलग जो है एक हिस्सा है इसका फ़िलासफ़ीज़ के अंदर. तो एग्जिस्टेंशलिज्म की सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जिस्टेंशलिज्म के बिल्कुल डीप के अंदर जाएंगे. तो नंबर वन, एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो मॉडर्न यंगेस्ट फ़िलासफ़ी है. ठीक है. सो यहीं पे अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ कि द ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी कौन सी है, तो द ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी इज़ आइडियलिज्म. ठीक है. ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है आइडियलिज्म और यंगेस्ट फ़िलासफ़ी जो है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंशलिज्म. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल इनके एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं. सो इट इज़ द 20th सेंचुरी फ़िलासफ़ी. ये कौन सी सेंचुरी की फ़िलासफ़ी है? ठीक है, 20th सेंचुरीज फ़िलासफ़ी है. ठीक है. सेंटर्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद. इंसान के वजूद की क्या कहती है, ये इंसान के वजूद के बारे में सोचती है, वजूद के बारे में इंसान को फोर्स करती है कि वो सोचे कि असल में इंसान खुद है क्या. सो ये पहली फ़िलासफ़ी है जिसका सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन है. ह्यूमन एग्जिस्ट फर्स्ट. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले कौन आता है? आइडियाज़ आते हैं, मटेरियल आता है, या जी आपके ह्यूमन आते हैं. तो यहाँ पे जो थिंकिंग है वो यही है, ना आइडिया पहले आते हैं ना मटेरियल पहले आते हैं. सबसे पहले जो आता है वो इंसान आता है. Concerned with finding self and the meaning of life through free will, choice, personality, responsibility. ठीक है. तो ये किस चीज़ से कंसर्न है? फाइंडिंग सेल्फ, अपने आप को ढूंढना कि इंसान खुद क्या है. ठीक है. बाकी जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं वो उनका जो मेन टॉपिक होता है वो ह्यूमन नहीं होता. यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में ये बहुत बात करती है. पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंसान की फ्री विल क्या है. इंसान को जो तालीम दी जाती है उसका मेन पर्पस होता है कि वो अपने आप को पहचान सके, अपने आप को फाइंड कर सके. टू फाइंड आउट हु एंड व्हाट दे आर थ्रू आउट द लाइफ. भाई उसको ये पता चल सके कि कौन है और क्या है उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर. एक शख्स से उसके डिफरेंट जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट किरदार होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको उन सारी चीज़ों में से पता चल सके कि इंसान का वजूद क्या है और इंसान क्या क्या कर सकता है. सो दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म. So let's move towards next topic, and that is next point. Make choices based on their experience. मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या करते हैं, अपनी चॉइसेस बनाते हैं. बिलीव्स, जो आपके बिलीव्स हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है उसका बिलीफ कुछ है. ठीक है. दूसरा शख्स है उसका बिलीफ कुछ है. अब ये बिलीव्स आए कहाँ से? ये बिलीव्स आए हैं एक्सपीरियंस से. आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है आपके उस तरह के बिलीफ बनना शुरू हो जाते हैं. तो ये ही बात कर रहा है कि इंसान के पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं क्योंकि उसके पास फ्री विल होती है. फिर एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो अपने बिलीव्स बनाता है और उस तरह फिर आउटलुक का मतलब पर्सनैलिटी है यहाँ पे. फिर वो उस तरह की अपनी पर्सनैलिटी बनाना शुरू कर देता है. अब पर्सनल चॉइसेस बिकेम यूनिक, क्योंकि हर शख्स की जो पर्सनल चॉइस है वो क्या होती है? यूनिक होती है.
हर एक शख्स की अलग अलग चॉइसेस होगी। सो यहाँ पे पर्सनल चॉइस की बात आ रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पर्सनल चॉइस ऑब्जेक्टिविज्म में आएगी या सब्जेक्टिविज्म में आएगी? ठीक है, दैट इज अ टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो जी, जो पर्सनल चॉइस है इंसान की वो सब्जेक्टिविज्म में आएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होते हैं, सेम चीज़ के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं और पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर रहे होते हैं। अ पर्सन शुड बी फ्री, अ पर्सन शुड बी फॉर्म टू चूज and be responsible without the help of law, ethnic rules or tradition। अब ये कहता है कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है जिसके लिए उसको किसी कानून, इथिक्स और ट्रेडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म का। होपफुली आपको एक नो हाउ मिल चुकी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर हो चुकी है, आई हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो फाउंडर जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म के वो क्रिकगार्ड है। ठीक है, क्रिकगार्ड, इन्होंने इस फिलॉसफीज को जो है प्रमोट किया था, फाउंड किया था, और फिर अपनी ही थिंकिंग को लेके आगे चले और उन्होंने एक पूरी फिलॉसफी बना दी। इनके साथ साथ जेन पॉल हैं, कार्ल जैस्पर हैं, ये भी मेजर एक्सपोनेंट्स हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के। सो अब हम और इसको देखते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन पर्सन एंड हिज फ्रीडम। बिल्कुल, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू इंडिविजुअल ओन एफर्ट्स, नन कैन हेल्प हिम इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि हर शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो इंसान खुद बनाता है, अपने तरीके से बनाता है, हार्ड वर्क से बनाता है। अगर एक शख्स जंगल में रह रहा है और जंगल में रहते हुए ना उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको एसी की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको घूमने फिरने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शख्स कैसा बन जाएगा? उसके एक्सपीरियंस जो हैं उसको सिखाएंगे, और वही जो एक्सपीरियंस उसको सिखाएंगे वही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वो क्या होगा? वो एक सख्त जान शख्स बन चुका होगा। वो क्या कहते हैं, वो किसी भी तकलीफ के लिए उसको कोई टेंशन नहीं होगी। हर टाइम वो कहेगा कोई इश्यू नहीं है, मैं इस चैलेंज को भी फेस कर लूँगा। इसी तरह ही उसको हर टाइम पे अपनी ज़िंदगी बचाने का ख़तरा लगा हुआ होगा, तो वो सर्वाइवल के पीछे हमेशा भागेगा, अपने सर्वाइवल के लिए, चाहे वो दूसरों से अपनी जान बचानी हो या खाना खाना हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट था उसको जो मिला, उसने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी। अब आप किसी ऐसे शख्स को जो जंगल के अंदर रहता है उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसको मॉडर्न आइडियाज़ के बारे में पता हो। कि लेट सपोज आप उससे पूछें कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आपको इंडस्ट्रीज़ का पता है? तो उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं होना। और उससे अगर आप पूछते हैं अर्बन प्लानिंग का आपको पता है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होना। अब इसके बरक्स एक दूसरा शख्स है जो बिल्कुल जो है एक लग्जरियस लाइफ गुजारता है और बिल्कुल जो लाइफ के डिफरेंट अमेनिटीज़ हैं उनके अंदर अपनी लाइफ गुजारता है। अब उसको वो जहाँ पे भी जाता है उसको बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, घर के अंदर है, घर के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट है, बाहर जा रहा है गाड़ी के अंदर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोई वो क्या कहते हैं किसी से नुक्ताचीनी नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की बन जाएगी? उसकी पर्सनैलिटी जो बनेगी वो सॉफ्ट पर्सनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, टची फीलिंग, मतलब इस तरह के वो अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, वो हार्श इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। अगर उसको आप कोई चैलेंज देंगे तो क्योंकि वो दूसरों के साथ नहीं रह रहा, सोशल नहीं होगा, उसके अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स की कमी हो सकती है। तो ये क्या है? ये पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है। अब इंसान को अपनी वीक एरियाज़ के बारे में पता चल गया कि मेरे अंदर ये वीक एरियाज़ हैं, फिर वो क्या करेगा? फिर वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। जैसे ही वो उसके ऊपर वर्क करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और यही ये फिलॉसफी कह रही है कि नन कैन हेल्प हिम और हर इन दिस रिगार्ड। इसके अंदर उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, उसको खुद ये सब कुछ करना पड़ेगा।
सो अब हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के। ये डिफरेंट क्रिटिसिज्म आए हैं क्योंकि ये यंगेस्ट फिलॉसफी है, तो हर फिलॉसफी ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर अपने हिसाब से क्रिटिक किया है। सो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी जो है ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, एंड दैट इज आइडियलिज्म। वो किस तरह क्रिटिक करती है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर। इट डेवलप्स एज द रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये आइडियलिज्म के जो है बिल्कुल रिएक्शन में बनी है। आइडियलिज्म के रिएक्शन में एक और भी थ्योरी आई है, वो कौन सी है जी? बिल्कुल, जिसके फाउंडर एरिस्टोटल हैं। जी बिल्कुल, गॉट द पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिज्म। ठीक है जी, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म आर हाईली क्रिटिकल ऑफ आइडियलिज्म। मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म का सीधी जो उसके आप कह सकते हैं तीरों के रुख है ना, वो आइडियलिज्म की तरफ है। उसके सारे तीर जाके आइडियलिज्म की तरफ जाके लगते हैं। ऐसे समझें कि ये एक दूसरे के इंटरनम है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि ये सारा फोकस जो है आइडियलिज्म की तरफ कर रहे हैं। अब आइडियलिज्म क्या कहती है कि ऑल ह्यूमन हार्ट सेम, जितने भी शख्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सेम है। एंड शेयर विथ ईच अदर यूनिवर्सल कैरेक्टर, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वो यूनिवर्सल कैरेक्टर शेयर करते हैं। आइडियलिज्म का मतलब ये कि आइडिया सबके पास सेम है और इंसान भी सारे एक ही तरह के हैं। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। क्या कहता है? दे रिगार्ड द सर्च फॉर एसेंस अ मिस्टेकन परस्यूट, and according to them it is not hence but existence which is real। अब जो जी वहां पे हम लोग देखते हैं कि आइडियलिज्म की तरफ आइडियाज के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे ये कहता है कि असल हकीकत जो है वो आपका वजूद है और वो ही क्या है? रियलिटी है। इसका मतलब बिल्कुल यही है। आगे जी नेचुरलिज्म को क्रिटिसाइज किस तरह किया जाता है, किस तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है नेचुरलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। तो सबसे पहले नेचुरलिस्ट लाइफ इज अ सब्जेक्ट टू साइको फिजियो सोशियो बायोकेमिकल लॉज। ठीक है, लॉज के बारे में बहुत बात की जाती है क्योंकि नेचर है, नेचर के अंदर लॉज होते हैं और उनको स्टडी किया जाता है। विच इन टर्न आर सब्जेक्ट टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कैजुएशन, और वो बाद में क्या बन जाते हैं? यूनिवर्सल लॉ बन जाते हैं। किसका? कैजुएशन का। अब ये लॉ ऑफ कैजुएशन है क्या? इसका मतलब है व्हाट एवर हैपेंस इज ड्यू टू एंटीसीडेंट कॉज। कोई भी अगर एक काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर लेट सपोज आपके मोबाइल का टच जो है वो टूट चुका है, तो उसके पीछे एक कॉज होगा। किस वजह से टूटा है? गिरने की वजह से टूटा है। तो गिरना क्या है? एक कॉज है, और उससे इफेक्ट क्या है? टच नहीं चल रहा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कैजुएशन है। इसी तरह ही अगर एक बच्चा है वो नहीं पढ़ रहा, तो वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ना हो सकता है किसी ने उसको डीमोटिवेट किया हो सकता है आज उसका पर्सनल जो है वो मूड ही ना हो। तो ये बात कौन करता है? ये नेचुरलिज्म वाले लोग करते हैं, जो नेचुरलिस्ट होते हैं। ठीक है, देयर इज नो इवेंट विच कैन अपेयर सडनली विदाउट सम और द अदर कॉज। ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। ऑफ इट इज द केस देयर कैन बी नो ह्यूमन फ्रीडम ऑफ एक्शन। अगर ऐसी बात है तो भाई ह्यूमन का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो कहाँ है? तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो फ्रीडम, फ्री विल की बात करता है इंसान की। नेचुरलिज्म ये बात नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है क्रिटिसाइज किया जाता है नेचुरलिज्म को। ह्यूमंस एक्ट एज अ मैकेनिकल एज द एक्शन ऑफ एन एनिमल। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरलिज्म को, और वो कहते हैं कि इंसान एक बिल्कुल मशीन की तरह होकर रह जाता है। जिस तरह जो जानवर हरकतें करते हैं, इंसान भी बिल्कुल उसी तरह की हरकतें कर रहा होता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ मैन। वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ह्यूमन की बात नहीं की जाती। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि नेचुरलिज्म की फिलॉसफी का अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द नेचर। You should free the child that he or she will learn through the nature, that what are the nature, what happened in the nature, what are the challenges, and how he understand or build the knowledge from the natural experience। बट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मैन की बात नहीं हो रही। इंसान खुद क्या है, इंसान खुद क्या करना चाहता है, इंसान की पर्सनैलिटी
के बारे में बात नहीं हो रही होती नेचुरलिज्म की। तो ये एक मेजर सी जो है डिफरेंस लाइन है इन दोनों फिलोसफीज के दरमियान। अब जी साइंटिफिक फिलोसफी क्या कहती है? साइंटिफिक फिलोसफी जो साइंस के बारे में बात करती है, तो साइंटिफिक फिलोसफी कौन सी है आपके हिसाब से जो साइंटिफिक अप्रोच को देखती है? जी प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को देखती है और साइंटिफिक हिसाब से अपनी सारी चीजें करती है। ठीक है, क्योंकि उनका मेथड है, जो चीज आप साइंस से प्रूव कर सकते हैं वो ही रियल है, जो चीज आप साइंस से प्रूव नहीं कर सकते इट इज नॉट रियल। तो ये अब जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं साइंटिफिक फिलोसफी को। साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स from immediate idea and brings them under some universal law or general rule, whereas according to existentialist, ठीक है जी, साइंस एब्स्ट्रैक्ट करती है इमीडिएट डेटा को और उससे क्या करती है कि यूनिवर्सल लॉ बनाती है या जनरल रूल बनाती है। और ये कह रहे हैं कौन? एग्जिस्टेंशियलिस्ट कह रहे हैं ऑल एब्स्ट्रैक्शंस इज फेल। अब ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट कह रहे थे ये साइंटिफिक फिलोसफी के बारे में कह रहे थे और आगे फिर क्लेम करते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट के ऑल एब्स्ट्रैक्शंस इज फेल, रियलिटी इज इन द इमीडिएट डेटा ओनली ड्यू टू रैपिड। अब ये जो आगे बात करने लगे हैं ना, ये बड़ी काम की बात है। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलोसफी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एक अपना जो हिस्सा है, एक अपना जो किरदार है वो क्या है। ठीक है, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ह्यूमन इंडिविजुअल वैल्यू इज लॉस्ट। ये अगर आप कहें ना कि एक मेजर सी लाइन बताई जाए या आपको ये बताया जाए कि जी थीसिस क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, तो ये थीसिस है। ठीक है, ये पूरी कहानी जो है कूजे में बंद हो जाती है। ठीक है, इस सेंटेंस के बाद ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ह्यूमन इंडिविजुअल वैल्यू इज लॉस्ट। तो जब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इंडस्ट्रीज शुरू हुई, इसी तरह ही अर्बनाइजेशन मतलब घर बनना शुरू हुए, शहर के ऊपर शहर बनना शुरू हुए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनी, तो इंसान की जो वैल्यू थी ना वो खत्म होके रह गई। अब आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इंसान की वैल्यू तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, मगर इंसान की वैल्यू यहाँ पे खत्म होती जा रही है। किस सेंस में? कि इंसान के हाथ में कितना पावर है, एक इंडिविजुअल पर्सन की वैल्यू क्या है। ठीक है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिलोसफी के हिसाब से। सो टुडे इट इज नॉट द इंडिविजुअल हु चूजेस हिज एंड। आजकल एक शख्स नहीं है जो अपने जो है अपने पर्पस जो है वो खुद चूज करता है। रादर ऑल डिसीजंस आर मेड बाय कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल लॉ एंड डेटा। सारी चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, वो आपके डेटा और कंप्यूटर जो है वो सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। मतलब इंसान जो है वो उनके ऊपर डिपेंड हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के अंदर अगर एक इंसान चाहे कि मैं जो हूँ खुद कुछ करना चाहता हूँ या मेरी अपनी वैल्यू है, मेरी लोग बात सुने, तो वो एकदम नहीं सुनेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो ह्यूमन की जो वैल्यू थी ना वो बिल्कुल खत्म करके रख दी एक सिंगल शख्स की। जैसे पुराने जमाने में लोग ट्राइब्स में रहते थे और वहां पे हर एक शख्स की वैल्यू होती है, हर एक शख्स की बात सुनी जाती थी। अब हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं ना, हम अपने रहने का मतलब हमने किस तरह से बाहर रहना है, हमने किस तरह के स्कूल में पढ़ना है, स्कूल के अंदर जो चीज पढ़ाई जा रही है वो हमने अपने हिसाब से पढ़नी है। मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए एक सारी चीजें बन चुकी हैं, आपने उसको फॉलो करते जाना है। सो ये जो मेन चीज है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, वो हमें बताती है कि इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, जो कि मेन चीज है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। दिस साइंस हैज मेड द वैल्यूज ऑफ मैन। मतलब वो जो इंसान को जो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, यहाँ पे इंसान को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। चलिए जी, अब इसको जल्दी से मतलब इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करते हैं। वैल्यूज ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ह्यूमन पर्सनैलिटी को जी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसने वैल्यू किया है, उसकी फ्रीडम के बारे में बात की है। इफ एनी सोशल लॉ प्रिंसिपल इज रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव ऑफ ह्यूमन फ्रीडम इट इज इनवैलिड एंड अनजस्ट। ये कहता है भाई जो भी शख्स है जो मर्जी कर लो,
इंसान के फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इंसान को आप बांध के कहीं नहीं बिठा सकते। अगर जो भी ऐसा लॉ करता है वो क्या है, गलत है, और वो बिल्कुल सरासर क्या है, जुल्म है। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविज्म, जो कि मैंने अभी आपसे पहले पीछे कहा था कि आपसे पूछता हूं कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है वो क्या है, वो सब्जेक्टिविज्म है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविज्म की बात बिल्कुल नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ट्रू हार्मनी, मतलब सोसाइटी के अंदर यह हार्मनी की बात कर रही होती है। इट्स नॉट अ फिलॉसफी ऑफ सब्सटेंस बट रादर अ फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस है ये, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है वो किसी सब्सटेंस के बारे में नहीं है, बल्कि रहने के बारे में, इंसान के वजूद के बारे में है। फिलॉसफी ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म को फिलॉसफी ऑफ इमीडिएट जो है एक्सपीरियंस भी कह रहे होते हैं। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। होपफुली आपके माइंड में एक एग्जिस्टेंशियलिज्म का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। एंड अथेंटिक लाइफ कैन बी पर्सनल ओनली, मतलब आप अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते, जो अथेंटिक लाइफ है वो इंसान की पर्सनल लाइफ है। तो ये ह्यूमन वैल्यूज को जो है वैल्यू करता है और ये बताता है कि आपने किस तरह रहना है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपने अपने हिसाब से रहना है। सो एग्जिस्टेंस इज अल्टीमेट, नो इनबॉर्न ह्यूमन नेचर, इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी नेचर नहीं होती, ठीक है। इट इज मैंस नेचर टू एग्जिस्ट, असल में जो है इंसान की जो नेचर है वो वजूद में आती है। इंडिविजुअल ऑफ मैन इज सुप्रीम, तो इंडिविजुअलिटी जो है वो क्या है, सुप्रीम है एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर, ठीक है जी। तो इंसान जो है वो हर लॉ, बेशक आपका दुनिया के अंदर कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी कानून है, कोई भी चीज है, उस सबसे ज्यादा जो सुप्रीम है वो कौन है, वो इंसान खुद है। इंसान से बढ़ के कोई कानून नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पर रियलिज्म वाले लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, वो कहते हैं लॉ लॉ है। अगर आप प्रेगमेटिज्म को भी देखें तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या करते हैं, ओबे कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि इंसान खुद सब कुछ है, कोई भी चीज उससे बढ़कर नहीं है। मैन मस्ट क्रिएट हिम और हिमसेल्फ, इंसान अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाता है, ठीक है। मैन इज मेकर एंड मास्टर ऑफ कल्चर, अब वही इंसान जिस तरह का होगा उस तरह ही अपना कल्चर बनाएगा। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर डूइंग, अब यहाँ पे ये जो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि इंसान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, खुद लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहा, दूसरों के ऊपर डाल रहा है। तो ये एक फिलॉसफी की बहुत अच्छी बात है। एम्फसाइज ऑन एस्थेटिक सेंस नॉलेज, मतलब ये जो एक्सोलॉजी के अंदर ब्यूटी के ऊपर बड़ा कॉन्सेप्ट किया जाता है इस फिलॉसफी के अंदर। फ्रीडम भी हो गया, और आइडियाज ऑफ डेथ, जो अक्सर एक ये सवाल जो है आइडिया ऑफ डेथ, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपने लाजमी तौर पे अपने पास नोट डाउन करते जाएं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम्स में लाजमी तौर पे आएंगे, और आपने ये याद करना है कि विच फिलॉसफी एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ डेथ। तो यहाँ पे जो मेन फिलॉसफी है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है जो मैंने आपको बताया है। इंसान जो है वो सेल्फ डायरेक्शन के ऊपर चल रहा होता है, रेडीमेड कोई भी उसको कॉन्सेप्ट मिलता है उसको वो फॉलो नहीं करता। अब हम देखते हैं एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंसान की जो एजुकेशन होती है, अगर वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है तो उसकी एजुकेशन क्या होगी, रियलाइजेशन ऑफ इनर ट्रुथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, जो उसके अंदर का जो सच्चाई है उसको वो एक्सप्लोर करेगा। इंडस्ट्रियल लाइफ हैज एलिनिएटेड मॉडर्न मैन, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं पता कि इंसान की इंपॉर्टेंस क्या है, खुद किस लिए आया है, क्या कर रहा है, बस मशीन की तरह, जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ही इज फुल ऑफ एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन, फियर्स एंड गिल्ट, ठीक है। इंसान के साथ ये मसले इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कि उसकी इंडिविजुअलिटी को क्या किया जा रहा है, करप्ट किया जा रहा है, करप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसान फिर इस तरह के मसलों का शिकार है और इस तरह की चीजें सोच रहा होता है। एजुकेशन शुड मेक हिम रियलाइज हिज सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, अब जो एजुकेशन है वो इंसान को इस काबिल बनाए कि वो अपनी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है
उसको वो रियलाइज कर सके कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह चीज़ों को समझता हूँ। द एग्जिस्टेंशियल एम ऑफ एजुकेशन इज ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट, मतलब इंसान को वैल्यू देता है और दूसरे इंसान के साथ भलाई करने का आपको सबक भी देता है कि ऐसे नहीं है कि जो दूसरे इंसान है वो सारे ही बुरे हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे की वैल्यू करनी है, दूसरे के राइट्स का ख्याल करना है और रियलाइजेशन की तरफ जाना है। कौन सी रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि आप सेल्फ एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो फिलॉसफी है ये चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है। ठीक है, जैसा कि मैं थोड़ा सा पीछे से भी रिपीट करता जाऊं ताकि आपके माइंड क्लियर होते जाएं। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म इज चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो जो आइडियलिज्म है वो टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, इसी तरह ही आप अगर बात करें रियलिज्म, रियलिज्म भी टीचर सेंटर्ड है। बात करें नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, इसी तरह ही एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म भी चाइल्ड के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे लाती है। तो ये सारी फिलॉसफी, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह जब आप फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको इस तरह सारी फिलॉसफीज को देखें तो आपका आइडिया, आपका माइंड, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा कि हाँ भाई कौन सी फिलॉसफी किस चीज के ऊपर फोकस करती है। सही है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है तो इस वजह से जो भी एजुकेशन होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड टू नो हिमसेल्फ एंड रिकग्नाइज हिज बीइंग। तो चाइल्ड, जो टीचर है वो मदद करेगा बच्चे को उसकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, पहचान करने में कि वो खुद असल में है क्या। Freedom is required for natural development and teachers will provide the freedom either they are in the classroom or in the field or they are doing any experimental method. So the moral obligation of a teacher in the philosophy of existentialism is that he gives or provides the freedom to the child for the natural development. Education should convert imperfection into perfection. ह्यूमन बीइंग जो है जब वो पैदा होता है तो उसकी नेचर कुछ भी नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस के साथ अपनी जो है नेचर बनाता है। बट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन द ह्यूमन नेचर इज गोइंग टू बी नॉट प्योर और इट इज इम्परफेक्शन। तो वो क्या है जी? इम्परफेक्ट हो चुकी है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का काम क्या है? वो इम्परफेक्शन को परफेक्शन की तरफ लाना। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स नीड्स एबिलिटीज ऑफ चाइल्ड। आपने ऐसे नहीं है जो एक आपने फैसला ले लिया वही बच्चे को कहना है कि यू हैव टू रीड दिस बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। यहाँ पे ये बात नहीं होती। यहाँ पे बात होती है कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू टीच टू दैट चाइल्ड वंस to know the child's need and his or her abilities। तो चाइल्ड सेंटर्ड है तो चाइल्ड के बारे में देखना है और उसके बाद फिर आपने अपनी जो भी डिसीजंस लेने हैं। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए जी? साइंस एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन सीरीज। ठीक है, आवर रिलेशन विद आवर सेल्फ, मतलब ये कह रहा है कि आपकी साइंस बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें आपको रिलेशंस अपना और अपने जैसे दूसरे लोगों के बारे में पता चल सके कि असल में आपका करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। और चाइल्ड की नीड्स एबिलिटीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपने अपना करिकुलम बनाना है। बिसाइड साइंस करिकुलम मस्ट इंक्लूड, ये मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट इंक्लूड ह्यूमैनिटीज इन एथिक्स एंड रिलीजन। तो ये कह रहा है भाई ह्यूमैनिटीज के ऊपर आपने खास दूसरों का आपने ख्याल रखना है, दूसरों के बारे में आपने उनके राइट्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में आपने क्या करना है? बिल्कुल ख्याल रखना है। अब ये कह रहा है कि आपने करिकुलम में ये वाली चीजें लाजमी डालनी है। भाई रिलीजन लाजमी होना चाहिए, उनकी मोरल वैल्यूज आएंगे, इथिक्स में वैल्यूज उनको पता चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये चीजें आपकी लाजमी होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जो करिकुलम है ना आपका वो सोशल करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, बिना सोशल के इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा, इंसान सीख नहीं सकेगा। तो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हम आज एग्जिस्टेंशियलिज्म को देख रहे हैं। एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूं कि ये बातें सारी आपके माइंड में बैठ जाएं।
तो चलिए आप मुझे ये बताएं, अगर आपको अभी तक जो भी आपने लेक्चर सुने हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई मसला आ रहा है, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको व्हेन आई और जब भी मैं जो है अवेलेबल होऊंगा, इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ आपको जवाब दूंगा। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल मुझे आराम से कोई भी आपको सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। सो वाइडली इन्फ्लुएंस आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर भाई लाजमी होना चाहिए। ऑन पॉलिटिक्स इट हैज स्टूड अगेंस्ट वॉर। सही है, मतलब ये जो है ना लोग जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ये जंग के खिलाफ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एग्जिस्टेंशलिस्ट के फॉलोअर्स हैं उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको आप कहेंगे एक्टिव पैसिफिस्ट। ठीक है, एक्टिव पैसिफिस्ट का मतलब क्या है, जो सुलह करवाने वाले हों, जो जंग से भागते हों, उन्हें आप कहते हैं पैसिफिस्ट। तो जो एग्जिस्टेंशलिस्ट के फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल जी वो पैसिफिस्ट हैं। टोटल डेवलपमेंट की बात होती है, इंसान के किसी भी एक पहलू की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही होती। टोटल डेवलपमेंट, टोटल एजुकेशन की बात हो रही होती है। पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है एजुकेशन के थ्रू। जो टीचर होता है वो गाइड करके काम कर रहा होता है और स्टूडेंट्स को बता रहा होता है ताकि वो सेल्फ डायरेक्शन के ऊपर चल के अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन शुड एम एट द होल मैन, बिल्कुल हमने ये बात कर ली। इट शुड एम एट कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आगे चलते हैं जी, सब्जेक्टिव नॉलेज। द प्रेजेंट एज ऑफ साइंस हैज मेड टू मच ऑब्जेक्टिव नॉलेज। सही है जी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये दोबारा लाता है सब्जेक्टिव नॉलेज की तरफ इंसान को। सो द टर्म सब्जेक्टिव हैज कम टू मीन अनरियल। अब ऑब्जेक्टिव वर्ड के अंदर रहकर हमें जो सब्जेक्टिव वर्ड है ना वो लगता है ऐसा कि ये है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ इल ऑफ मॉडर्न मैन आर ड्यू टू ओवर ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। इंसान के जितने भी आजकल बोल रहे हैं कितने सारे मसले मसाइल है, वो सारे के सारे ओवर ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड की वजह से हैं। सही है जी, आगे चलते हैं जी। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। प्रेजेंट इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इज वैल्यूलेस। अब ये जो बात करता है इससे मैं पर्सनली तौर पे यहाँ पे इतना एग्री नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वैल्यूलेस नहीं है, इकोनॉमी आपकी वैल्यूलेस नहीं है, पॉलिटिक्स आपकी वैल्यूलेस नहीं है, और सोशल इन्वायरमेंट मतलब इस तरह कैसे आप वैल्यूलेस इन सारी चीजों को कह देंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट प्रॉपर टू सेल्फ डेवलपमेंट। ये असल में क्या है, आपको इन्वायरमेंट जो है मुहैया किया जाता है कि आपकी सेल्फ जो है डेवलपमेंट हो सके। स्कूल रिक्वायर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड लिटरेचर। जो स्कूल है उसके अंदर जो आपका कैरिकुलम है वो ह्यूमैनिटीज, आर्ट और लिटरेचर के हिसाब से होना चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म को कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर पढ़ा, बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं आपको ये कहूंगा कि अब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो आप लोगों के लिए एज यूजुअल आज भी मेरे पास एमसीक्यूज हैं, आपने उस एमसीक्यूज को देखना है। जैसे ही एमसीक्यूज आएंगे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने राइट ऑप्शंस लिखिएगा, फिर वीडियो को रिप्ले कीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरी स्लाइड आएगी, उसमें आंसर्स लिखने के बाद लास्ट के अंदर आंसर की शो होगी, वहां पे फिर आप चेक करेंगे कि आपके कितने सवाल जो हैं वो राइट हैं। तो पहला जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज कीजिए जी। अब आप जो है फिर वीडियो को रिप्ले करने के बाद या आप दोबारा ये दूसरी दफा वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लिखिए। यस, होपफुली आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब ये रहे जी राइट आंसर्स। आंसर कीज के ऊपर आप देखिए कि आपके कितने आंसर सही हैं आज के जो है लेक्चर अटेंड करने के बाद। अगर आपके जो आंसर्स हैं वो 5 से ऊपर हैं तो आप एवरेज हैं, अगर 7 तक आपके आंसर सही हैं तो फिर भी आपने अच्छा पढ़ा है, और अगर 9 और 10 आ रहे हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इतने डिफिकल्ट सवाल है नहीं। अगर आप ये थोड़े थोड़े सवाल और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये याद करते रहेंगे तो आपको टेस्ट के अंदर बिल्कुल आसानी होगी और आप वहां पे बहुत सारे सवाल बिल्कुल सही कर लेंगे। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग for my video. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams.
Inshallah Tala, we will meet in our next video. Till that time, Khuda Hafiz.